Hello everybody, my name is Mukesh and today we are going to read the poem The Wasteland. And as I've already told you that this is one of the most complex poems ever written in English language. And इस poem को समझने के लिए हम बहुत ही focused रहेंगे. And the poem was written in 1922. This poem begins with an epigraph which is taken from Petronius's work named Satyricon. Spelling याद रखना, SATYRICON, Satyricon. Okay, so this is मेरा काम नहीं है ये कि मैं आपको जर्मन, फ्रेंच या यहाँ पर जो लिखी है लैंग्वेज रोमन वो समझाऊँ, बट फिर भी मेरा ये काम है कि मैं आपको इसकी हिंदी बताऊँ, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है. आगे जाके जब पोएम पढ़ोगे तो आपको ये काम आएगी. ये थीम को समझाने वाली है आपकी. So nam sibliem quidem cumis ego ipse acalis meis vidi in ampulla pendere et cum illi purere discerent respondendebit illa. ये जो एपिग्राफ है, शुरुआत की लाइन्स हैं, मैंने बता दिया आपको सैटरिकॉन से ली गई हैं. इनका मीनिंग क्या है कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा कि सिबिल जो है वो, जो कि क्यूमा की रहने वाली है, वो एक केज में लटक रही थी. और जब लड़कों ने उससे पूछा कि सिबिल तुम्हें क्या चाहिए, तो सिबिल ने उत्तर दिया कि मैं मरना चाहती हूँ, कि मैं मरना चाहती हूँ. अब ये हिंदी तो मैंने कर दी, पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इसमें. कि सैटरिकॉन की कहानी है कि सिबिल जो क्यूमा की रहने वाली थी, उससे लॉर्ड जो अपोलो थे, भगवान अपोलो थे, उनको प्रेम हो गया. और उनको इतना प्रेम हो गया कि वो चाहते थे कि वो भी बिलवर्ड बने उनकी. तो उन्होंने उसको बोला कि सिबिल को कि तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग ले मेरी बिलवर्ड बनने के लिए. तो उसने वरदान मांगा क्या, एक मुट्ठी भर रेत ली और उनसे कहा कि इसमें जितने ग्रेन्स हैं, कण हैं, मुझे उतने साल जीने का मौका मिलना चाहिए या वरदान मिलना चाहिए. तो अपोलो ने उनको वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत बाद में वरदान मिलते ही वो मुकर गई, वो बिलवर्ड बनने से के लिए मुकर गई. तो अपोलो ने शब्दों का हेर फेर बना दिया इसको. अपोलो ने उसको लाइफ तो दी लॉन्ग, परंतु यूथ नहीं दी, मतलब वो जवान नहीं रहेगी. तो अब उसका मतलब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे सैकड़ों साल बीतते गए, वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही छोटी होती गई. और वो एक दिन इतनी छोटी हो गई कि एक पिंजरे में पड़ी हुई है वो, और टूरिस्ट्स के अट्रैक्शन का सेंटर बन गई है वो. अब उस पिंजरे में पड़ी वो डेथ चाहती है. तो बच्चों ने जब उससे पूछा, लड़कों ने उससे पूछा कि सिबिल तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने क्या बोला कि मुझे मरना है, मुझे मौत चाहिए. अब यही कहानी जो है ना, एक्चुअली एलियट को लगता है कि हम मॉडर्न लोगों की है, मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की है, क्योंकि हम लोग भी जिए जा रहे हैं बस बिना किसी पर्पज़ के. तो उसके बाद में ये पोएम में एक डेडिकेशन आता है जो कि इजरा पाउंड को है. इजरा पाउंड को डेडिकेशन में क्या लिखा है इन्होंने, इल मिगलियोर फेब्रो, मतलब अ बेटर क्राफ्ट्समैन जो कलाकार हो, या क्या बोलेंगे अपन, कलाकार बोलना या फिर एक मैकेनिक बोलना, या फिर क्या बोलेंगे इसको अपन हिंदी में. तो बेटर क्राफ्ट्समैन क्यों, आर्टिस्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो शब्दों के आर्टिस्ट हैं, शब्दों के जादूगर बोल सकते हो. क्योंकि 800 लाइन की एक पोएम को उन्होंने काट छाट कर छोटा करके अच्छा कर दिया, 433 लाइन का कर दिया, वरना हमें 800 लाइन पढ़नी पड़ती है ना. ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो इजरापन बहुत ही अच्छे हैं. तो याद रखना, सैटरिकॉन के बाद, पेट्रोनियस के बाद दूसरी बात कि इजरा पाउंड को ये डेडिकेटेड पोएम है, और इसमें उनको क्या बोला गया है, अ बेटर क्राफ्ट्समैन. पोएम पे चलते हैं. द बैरियल ऑफ द डेड शुरू करते हैं. वैसे बड़ी लंबी पोएम है ये. अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लिलाकस आउट ऑफ द डेड लैंड. अप्रैल को एलियट सबसे क्या बोलता है, क्रूलेस्ट मंथ बोलता है. ओके, क्रूलेस्ट मंथ क्यों बोलते हैं, हालांकि अप्रैल जो है स्प्रिंग आती है तो अच्छा मंथ है, लेकिन ये क्रूलेस्ट मंथ क्यों है, बिकॉज ब्रीडिंग लिलाकस आउट ऑफ द डेड लैंड, ये फूलों को जो मृत प्राय पड़ी ज़मीन थी उससे बाहर निकाल देता है. अब याद रखना, ये जो पोइम है, इट इज़ नॉट अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच मोस्टली, है ना. इसमें कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डेड लैंड में आप सब जानते हो कि पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. तो डेड लैंड से अभी तक विंटर्स में जो लैंड जो है डेड के समान थी, उसमें से फूल निकलने लगते हैं, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर. और इससे क्या होता है, उनकी मेमोरी अब तक विंटर में जो उन्होंने किया, हालांकि सेक्सुअल
इंटरकोर्सेस की बात कर रहा है ये, एंड डिज़ायर, और फिर से वो करने की, वो मिक्स हो जाती है ना। मतलब वो जो विंटर में अब तक एंजॉय कर रहे थे घर पड़े पड़े, वो सब बातें उनको याद आने लगती हैं, इसलिए अप्रैल को उन्होंने क्या बोला है, बुरा महीना बोला है। उसके अलावा स्प्रिंग जो है वो क्रिएटिविटी या एक्टिविटी का भी प्रतीक है, और लोग जो है वो एक्टिविटी चाहते नहीं है। स्टीयरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, और अब तक जो जड़ें बिल्कुल डल पड़ी हुई थी, उनको स्प्रिंग की जो रेन है वो स्टिर हिला देती है। मतलब अब तक जो जड़ें मृत प्राय पड़ी हुई थी वो फलने फूलने लगती हैं। विंटर केप्ट अस वार्म, सर्दियों ने हमें गर्म रखा। थोड़ा पैराडॉक्सिकल है कि सर्दियाँ गर्म कैसे करेंगी, बट वो अपने कम्बलों में पड़े हुए थे, बिस्तरों में पड़े हुए थे। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, और अर्थ को एक ऐसी स्नो ने कवर कर रखा था जो फॉरगेटफुल है, जो भुला देने वाली है। मतलब लोग अपनी सब ड्यूटी, सब स्पिरिचुअलिटी सब भूल कर बस पड़े हुए थे। फीडिंग अ लिटिल लाइफ, और थोड़ी बहुत लाइफ को यहाँ पर ज़िंदगी से नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी से लेंगे अपन। थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी बची हुई थी विद ड्राई ट्यूबर्स, जैसे कि जड़ें सूखी होती है ना, वैसे उन जड़ों से थोड़ी बहुत लाइफ बची हुई थी। हालांकि कहने का मतलब तो ये है कि पौधों में थोड़ी बहुत लाइफ बची हुई थी, क्योंकि जड़ें उनकी लगभग सूखी हुई थी, लेकिन मीनिंग इसका ये है कि स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बहुत बची हुई थी ड्राई ट्यूबर्स की तरह, सूखी हुई जड़ों की तरह। समर सरप्राइज, समर ने हमें क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया एकदम अचानक से, क्योंकि समर में तो और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्प्रिंग में बरसात वगैरह होती है तो एक्टिविटी कम होती है। कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गीज, तो ये लेक का नाम है एक, ओके। तो हम देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, अचानक से हम क्या बात कर रहे थे और अब अचानक से हम एक लेक पे आ गए हैं, स्टर्नबर्गीज पे, ओके। तो जब हम स्टर्नबर्गीज लेक के पास आ रहे थे विद शावर फ्रेम, बरसात हो रही थी उस समय, ओके। वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, तो हमने क्या किया, क्योंकि बरसात हो रही थी तो हमने क्या किया, कॉलोनेड अपन बोल सकते हैं, एक शेल्टर को बोल सकते हैं, ओके, जहाँ पे आप बैठ सकते हो बरसात के टाइम पे नाउ। और हम क्या कर रहे थे वहाँ बैठकर, ड्रैंक कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पी रहे थे। और एक अगर ना होफ गार्डन, यहाँ पर एक रेफरेंस गार्डन की भी मिलती है, ओके, गार्डन, बगीचा। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, और हमने 1 घंटे तक बात की। बिनगारकेन रशियन स्टेम ऑस लिटन एक्स्ट डॉश्च, जर्मन लैंग्वेज है ये, और जर्मन लैंग्वेज में क्या बोला गया है, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, अ रियल जर्मन। मैं रशियन नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जर्मन हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, लिथुआनिया से। ये जो लिथुआन दिया है ये लिथुआनिया है। नाउ कॉन्वर्सेशन बताया जा रहा है यहाँ पे, अब मीनिंग निकालोगे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन एक्चुअली मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि लोग जो हैं बस ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक डेड लैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब देखिए फिर से नई बात। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, हम जब छोटे थे, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, जो आर्क ड्यूक है, ड्यूक को बोलेंगे अपन, माई कज़िन, जो कि मेरा कज़िन है, हमें पता लगता है कि आर्क ड्यूक बोलने वाले का कज़िन है। ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, स्लेड माने जो बर्फ़ पे हम स्लेजिंग करते हैं, मतलब जब बर्फ़ पे हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्केटिंग उसे बोलते हैं। एंड आई वॉज फ्राइटन्ड, और मैं डरी हुई थी। मैं जानता हूँ कि ये लड़की है इसलिए मैंने डरी हुई थी बोल दिया, लेकिन आप भी जान जाएंगे। ही सेड मैरी, उसने कहा मैरी, मतलब इस बोलने वाली का नाम मैरी है। मैरी होल्ड ऑन टाइट, टाइट या कस के पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, और हम नीचे स्केटिंग करते हुए गए। इन द माउंटेन्स, पर्वतों में। देयर यू फील फ्री, वहाँ पर आपको फ्री लगता है। क्यों लगता है? शहरों की कमरों में बैठी हुई लाइफ की तुलना में माउंटेन्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये डेड लैंडर्स जो हैं, वेस्ट लैंडर्स जो हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग है तो सही कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और जो पहले था वो सही था। आई रीड नाउ, बिल्कुल शिफ्ट हो गया, चिल्ड्रन से वो बन गई है बड़ी। आई रीड मच ऑफ द नाइट, आजकल मैं रात भर पढ़ती हूँ, ज़्यादातर रात। एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर जब आती है तो मैं साउथ में चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती हूँ? साउथ में। हम 19 लाइन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से मीनिंग। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। पूरे को पढ़ना पड़ेगा एक साथ, एक लाइन को नहीं पढ़ सकते अपन।
कि ये पूरा का पूरा एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि कोई ऐसी रूट्स, ऐसी जड़ या ऐसा पौधा जो ज़मीन को पकड़ सके, क्लच कर सके, कोई ऐसी टहनी जो उग सके, है क्या आउट ऑफ द स्टोनी रबिश, इस पत्थरों वाली रबिश जगह से। मतलब ये है कि ये जो लैंड है वो ऐसी हो गई है, स्टोनी है, कि यहाँ से कोई भी पौधा अपनी जड़ें नहीं मजबूत कर सकता और कोई भी ब्रांचेस नहीं उग सकती। तो सिंपल भाषा में बोले तो स्टोनी जो धरती है पत्थरों वाली, उसमें कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ नहीं उग सकता है। मतलब वेस्टलैंड के हिसाब से सोचें तो जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी संभावना ही खत्म हो गई है। Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. कितनी बड़ी लाइन है ये, और ये जो है एक रेफरेंस है बाइबल के ये चैप्टर से, जिसको इजिकियल के नाम से भी जानते हैं, EZEKIEL, और इसमें चैप्टर नंबर 2.1 है ये। और इस चैप्टर में सन ऑफ मैन जो है वो यहाँ पर जो है अपन किसको बोलेंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को या मानव को बोलेंगे। और एक संवाद स्थापित हो रहा है एक हायर पावर के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो बोलता है कि सन ऑफ मैन, यू कैनॉट से और गैस, तुम ये बता नहीं पाओगे, ह्यूमन बींग्स को बोला जा रहा है। फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि तुम जिस संसार में जी रहे हो, तुम जिस वर्ल्ड में जी रहे हो, वहां पर यू नो नथिंग कॉन्क्रीट, तुम्हें स्पष्ट साफ साफ पूरी पिक्चर के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, बिकॉज तुम सिर्फ कुछ टूटी फूटी इमेजेस जानते हो, आधी अधूरी बातें तुम्हें पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और वो संसार कैसा है, वेयर द सन बीट्स, जहां पर सूर्य तपाता है, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और मरे हुए पेड़ कोई छाया नहीं देते हैं, द क्रिकेट नो रिलीफ, और क्रिकेट जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं, झिंगूर बोलते हैं इनको, उनकी आवाज जो है वो नहीं सुनाई देती है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और ये जो ड्राइनेस है, इन ड्राई स्टोन से पानी की कोई आवाज नहीं आती है। पानी याद रखना लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और लाइफ का मतलब T.S. एलियट जो है वो क्या लगाता है, द स्पिरिचुअलिटी विच इज नाउ एब्सेंट बिकॉज देर इज नो वाटर, ओनली देर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, और अगर कहीं छाया है तो वो सिर्फ इस रेड रॉक के अंडर है। नाउ वैसे तो बाइबल में जब रेड वर्ड यूज किया गया, एडम के लिए यूज किया गया, द फर्स्ट मैन ऑफ दिस अर्थ, और यहाँ पर रेड रॉक जो है वो चर्च को भी या स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत छाया है तो वो यही है, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, और आओ अगर तुम्हें वास्तव में अपनी लाइफ जीनी है तो इस रेड रॉक की छाया के अंदर आ जाओ। वैसे हिंदी बोले तो रेड रॉक का मतलब लाल पत्थर हो सकता है, बट लाल पत्थर रिप्रेजेंट्स हियर व्हाट, द चर्च और द स्पिरिचुअलिटी। चर्च मीन्स स्पिरिचुअलिटी, चर्च का मतलब सिर्फ घंटियां बजाना नहीं है, ओके। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। नाउ शैडो के बारे में पहले बात हुई थी, वो बात हुई थी छाया की। अब यहाँ पे शैडो की जो बात हो रही है वो परछाई की बात हो रही है। वो हायर पावर जो है वो सन ऑफ मैन को क्या बोलती है कि तुम जो जानते हो ना, मैं उससे तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। तुम क्या जानते हो, योर शैडो एट मॉर्निंग, तुम्हारी जो छाया है, परछाई है, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और तुम्हारी जो छाया है, परछाई है, जो राइजिंग टू मीट यू, तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई देती है तुम चलते हो जब। तो मतलब ये है कि हम पर्पसलेसली चले जा रहे हैं, और जो हायर पावर है हमें बोलती है सन ऑफ मैन से एड्रेस करते हुए कि तुम्हारा जो वर्ल्ड बन गया है ना, वो कैसा बन गया है, यहाँ पर वाटर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, छाया नहीं है, और यहाँ पे कोई पेड़ या पौधा जो है स्पिरिचुअलिटी का उग भी नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी भूमि को बनाई ऐसा लिया है, तुमने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया है। बट मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं तुम्हें एक मुट्ठी भर रेत में डर दिखाऊंगा। ये तो इसकी हिंदी हो गई। और आपको याद होगा कि डस्ट मुट्ठी भर हमने पहले जब बात की थी, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जब हमने शुरू में एपिग्राफ की बात की थी, सिबिल की बात की थी,
तो हमने वहाँ पर देखा था कि किस तरह से मुट्ठी भर रेत लेके उसने कहा था कि मुझे इतने साल जीना है। तो आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट का मतलब हुआ कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लंबा जीना जो है वो कितना फियरफुल हो सकता है। एक रेफरेंस इसकी ये है। एक इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं अपन कि एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे, एवरीबडी हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ डस्ट वन डे। एक दिन मिट्टी बनना है सबको। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत का डर क्या होता है। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा स्टैंजा 30 लाइन्स तक। 31 लाइन पे जैसे हम आते हैं बिल्कुल फिर से मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और 31 लाइन से शुरू होते ही जो जर्मन लाइन्स है ये वैगनर WAGNER वैगनर का एक वर्क है, ओपेरा है, ट्रिस्टन एंड इसोल्ड, TRISTAN, ट्रिस्टन एंड इसोल्ड, ISOLDE। इसकी लाइन्स है ये। फिश वेस्टर विंडर हिमशु मिन इश्किंड हु विल दिस डू, जिनका ट्रांसलेशन क्या है, पहले लाइन का है फ्रेश ब्लोज द विंड, हवा जो है वो ताजी चल रही है। सेकंड लाइन जो है उसका ट्रांसलेशन है टू द होमलैंड, मतलब हमारा जो घर है उसकी तरफ। थर्ड लाइन जो है उसका मीनिंग है माई आयरिश चाइल्ड, मेरे आयरिश बच्चे। चौथी लाइन जो है उसका मतलब है वेयर डू यू वेट, तुम कहाँ के लिए इंतजार कर रहे हो। इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा फिलहाल, तो इतना बता देता हूँ कि वैगनर का जो ओपेरा है उसमें इसोल्ड जो है जब वो आयरलैंड जा रही है तो वो एक सेलर को ये गाना गाते हुए सुनती है। तो उसको याद आते हैं अपने प्यार के जो वचन हैं जो ट्रिस्टन से किए हैं उसने, और उसके जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनका उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सब उसको याद आते हैं। तो यहाँ पर ये 4 लाइन्स क्या शो करती हैं ना, यहाँ पे ये 4 लाइन्स ये शो करती हैं कि ह्यूमैनिटी में अगर वो सोचें तो अभी भी आशा बाकी है। मीन्स इफ यू रुमिनेट, इफ यू थिंक, you can think about the promise of love and you can also think about the possibilities which lie in future, but ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा हमें पता लगेगा आगे जाके। ना फिर से अचानक से जो है पोएम का मूड जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ओके, और फिर हम आते हैं किस पे, यू गेव मी हाइसिंथ्स फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। हाइसिंथ्स जो हैं दे आर फ्लावर्स। तो एक नया स्पीकर आता है, ये बिल्कुल शुरू वाली मैरी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। ना ही एलियट ने हमें अपने नोट्स में जो उसने लिखे हैं बताया है। तो तुमने मुझे पहली बार 1 साल पहले हाइसिंथ्स के फ्लावर दिए थे, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। तो उन्होंने मुझे क्या कहना शुरू कर दिया था, हाइसिंथ गर्ल कहना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसी गर्ल जो हाइसिंथ फ्लावर्स जो है वो वेयर करती है या पहनती है। और ये हाइसिंथ का जो रेफरेंस है इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना। ये ओविड एक राइटर हैं, OVID, ओविड की एक बुक थी मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। ओके, उसका रेफरेंस है जहाँ पर हाइसिंथ नाम का एक बॉय था जिसको अपोलो प्यार करता था। तो ये होमोसेक्सुअलिटी की बात भी करता है थोड़ी बहुत। अपोलो गॉड थे, तो अपोलो के किसी राइवल ने उस लड़के को मार दिया था, और उनकी आंखों से, अपोलो की आंखों से जो आंसू गिरे थे वो फूल बन गए थे, और उस फूलों को क्या नाम दिया गया था, हाइसिंथ। ओके, नाउ यहाँ पे जो हाइसिंथ की बात हो रही है वो क्यों हो रही है, एक तो टी.एस. एलियट के नोट से हमें पता लगता है कि बिकॉज टी.एस. एलियट जो है उस समय होमोसेक्सुअलिटी को बहुत बुरा माना जाता था, डायरेक्टली बात कर नहीं सकता, तो वो हिंट दे रहे हैं। दूसरा जो मीनिंग है वो पता लगेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे। यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। तो वो मुझे लोग जो है मुझे क्या कहने लग गए थे, हाइसिंथ गर्ल कहने लग गए थे। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, और जब हम शाम को देरी से हाइसिंथ गार्डन से वापस आए थे, योर आर्म्स फुल, तुम्हारी बाहें भरी हुई थी, योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गिले थे, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, और मैं बोल नहीं पाया, मेरी आंखें जो हैं वो मुझे जवाब देगी, मुझे दिखाई देना ही बंद हो गया। नाउ सी, दिस इज अ रिप्लाई
पहले जो 2 लाइन्स हैं हाइसिंथ वाली, दे कॉल्ड मी हाइसिंथ गर्ल तक, वो लड़की द्वारा बोली गई हैं, और जो बाद का जो है वो रिप्लाई है वो किसके द्वारा दिया गया है, बॉय द्वारा दिया गया है। कौन बॉय है कौन लड़की है वी डोंट नो, पर इसका मीनिंग मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा आगे जाके। तो योर आर्म्स फुल योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गिले थे। आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, मेरी आंखें जवाब दे गई मुझे। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, ना मैं जिंदा था ना मैं मरा हुआ था। नाउ एंड आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, और मैं जब रोशनी की तरफ देखता तो मुझे सिर्फ सन्नाटा या शांति दिखाई दे रही थी। मतलब ये है कि मैं ना तो लिविंग था और ना ही डेड, दोनों में से कुछ भी नहीं। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो संवाद है एक लड़का और लड़की के बीच में, जो डायलॉग है लड़का और लड़की के बीच में, ये डायलॉग अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि ट्रू लव जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। फूल देना है ना, एंड फूल देने पे खुश होना, फूल बालों में लगाना, इतना खुश होना, इस बात पे भी खुश होना कि लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल बोलने लग गए थे। ये सब बातें जो हैं पहले की हैं, किससे पहले की, वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट। बट व्हेन वी केम बैक, अब यहाँ पे ये मत समझना कि वो बगीचे से वास्तव में वापस आ रहे हैं। मतलब ये होगा कि जब अब की बात करते हैं, युद्ध के बाद की बात करते हैं, तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग। इस लव के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ना तो मैं जीवित हूं ना मरा हूं, क्योंकि प्यार के बिना ना तो इंसान जीवित है ना मरा हुआ। जिंदा तो है वो, अलाइव तो है वो, बट वो प्यार के बिना मुर्दा ही एक तरह से। तो मतलब अब दिलों में भी क्या दिखती है, सिर्फ साइलेंस दिखती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक कितना बड़ा हुआ है वीडियो। ओके, वी कैन मेक सम मोर लाइन्स। नेक्स्ट जो लाइन है वो हम बात करते हैं, ओइड अनलियर डास मीर डेसोलेट एंड एम्प्टी इज द सी, मतलब तन्हा और खाली है पूरा समुद्र। अभी आप देखिए, हमने शुरुआत की थी कि समुद्र में एक व्यक्ति जो है, एक सेलर जो है वो गाने गा रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं समुद्र जो है वो खाली है बिल्कुल। मतलब फिर से वही रेफरेंस है किसका, जो वैगनर का जो ओपेरा है उसी से लिया गया है ये। और लास्ट लाइन जो है वो इस हमें शो करती है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खाली है, सब कुछ डेसोलेट है। और ट्रिस्टन जो आइसोल्ड की वेट कर रहा था, मैं अब देखो पूरी कहानी तो आपको नहीं सुना पाऊंगा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ट्रिस्टन और आइसोल्ड की। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको खुद जाके कहीं, ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड। तो ट्रिस्टन आइसोल्ड की वेट करता ही रह जाता है और वेट करते करते ही मर जाता है। और वो समुद्र के किनारे खाली समुद्र को देखकर, क्योंकि समुद्र के रास्ते उसकी प्रेमिका ने, आइसोल्ड ने आना था, बट वो नहीं आती है। सो मीन्स जो होप है वो खत्म है। तो एलियट हमें थोड़ी सी होप दिखाता है कि रेड रॉक के अंडर आओ, फिर उसी स्टैंजा में ही हमारी होप को क्या करता है, खत्म भी कर देता है। कि सी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एलियट का, ये एक्चुअली उस समय के वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी है, कि मतलब किस तरह से लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं और लोग जो हैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर से एक नया चैप्टर, एक तरह से पूरा नया चैप्टर ही मान लीजिए। मैडम सोसोस्ट्रिस, फेमस क्लेयरवॉयंट, हैड ए बैड कोल्ड। हैड ए बैड कोल्ड, जुकाम होना बहुत बड़ा, अच्छा वाला, मतलब खासा, अच्छा खासा। और मैडम सोसोस्ट्रिस जो है, यहाँ पे फिर से हमें एक अलूजन है, फिर से हमें एक रेफरेंस है। आल्डस हक्सली जो है, ALDOUS, आल्डस HUXLEY हक्सली, इनका नोवेल था क्रोम येलो। क्रोम येलो नोवेल से लिया गया कैरेक्टर है ये। तो मैडम सोसोस्ट्रिस जो है फेमस क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट क्या होता है, जो फ्यूचर देख सकता है। तो मैडम सोसोस्ट्रिस जो बहुत ही फेमस फ्यूचर देखने वाली हैं, हैड ए बैड कोल्ड, उनको कोल्ड हो गया है। मतलब उनकी जो हेल्थ है वो खराब है, मतलब हेल्दी नहीं है। मतलब यहाँ तक कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो फ्यूचर बताने वाले हैं, जो कार्ड्स देखने वाले हैं, वो भी अब हेल्दी नहीं है। हेल्दी मतलब फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। नेवरदलेस, चलो छोड़ो इस बात को। इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, उसको यूरोप में सबसे बुद्धिमान महिला माना जाता है। विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स,
और बड़े ही अजीब से कार्ड है उनके पास। हियर सैड शी, उसने कहा, क्या कहा, इज योर कार्ड, ये लो तुम्हारा कार्ड। द ड्राउंड फिनिशियन सेलर, ये फिनिशिया का एक सेलर है, फिनिशिया जगह का नाम है, और उस फिनिशियन सेलर की जो है एक कार्ड आता है कि इसमें एक सेलर है जो डूबा हुआ है। नाउ फिनिशियन सेलर डूबा हुआ है। अभी कार्ड दिखाने वाली है किसको, जो हमारा नरेटर है इस पार्ट का, कौन है अभी नहीं पता हमें। तो एक ड्राउंड फिनिशियन सेलर है, तो उसकी आंखें जो है वो कैसी थी, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। नाउ अगेन अ रेफरेंस, किसका, विलियम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट में से लिया गया है। पूरा जो स्टैंजा था वो क्या था, फुल फैदम 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes। जो उसकी आंखें अब तुम्हें पर्ल्स जैसी लग रही है ना, वो एक्चुअली उसकी आंखें थी, मतलब वो मर चुका है। those are pearls that were his eyes, look, वो इस कार्ड में तुम्हें जो पर्ल्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो उसकी आंखें थी। अब सुनने में तो लगेगा पर्ल्स मोती बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि जो जीवित चीज थी, जो आंखें थी, वो क्या बन चुकी हैं, निर्जीव। पर्ल्स मतलब डेकोरेशन की चीज सिर्फ,